बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार किसान भाइयों, हमारा भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ के अधिकतर नागरिक कृषि पर ही निर्भर है। आपकी मेहनत और हमारी कृषि के संबंध में जो जानकारी देने की जो कोशिश है, इसकी वजह से आज हमारे किसानों को काफ़ी लाभ मिल रहा है, जिससे हमारे किसान अपने बाल बच्चों को अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ा रहे हैं और अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण कर रहे हैं। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कृषि समाचार से। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। प्रवासी मजदूरों सहित 15 लाख परिवारों को कृषि आधारित आजीविका से जोड़ने की है योजना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ राज्य के 32 लाख किसानों तक पहुंचाने का है लक्ष्य। पपीता के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद पूसा ड्वार्फ। अब समाचार विस्तार से। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के द्वारा आजीविकी संवर्धन की योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत इस वर्ष सखी मंडल से जुड़े करीब 15 लाख परिवारों को कृषि आधारित आजीविका से जोड़ा जा रहा है। इसमें बाहर से आए 4 लाख प्रवासियों को भी शामिल किया गया है। इस योजना के अंतर्गत लाभुकों के बीच धान, उड़द, मूंग, मड़ुआ, मकई और मूंगफली का बीज वितरण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से झारखंड के 16 लाख किसानों को जोड़ा गया है। इसका दायरा बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने अधिकारियों को 32 लाख किसानों को इससे जोड़ने का निर्देश दिया है। भारत सरकार किसानों को एक साल में 3 किस्तों के माध्यम से कुल 6,000 रुपए देती है। इस योजना से जुड़े राज्य के सभी किसानों को मिलाकर कुल 1,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। किसान भाइयों, जैविक खाद कंपोस्ट तैयार करने के लिए कुछ खास बातों पर ध्यान जरूर दें। जिस स्थान पर जल जमाव ना होता हो वहीं कंपोस्ट तैयार करें। साथ ही उसमें बारिश का पानी जाने से रोकने का प्रबंध करें। कंपोस्ट बनाने के लिए अनुशंसित आकार का गड्ढा भी खोद सकते हैं और पक्की संरचना भी बना सकते हैं, लेकिन कंपोस्ट को हर 15 दिन पर नीचे से ऊपर की ओर पलटते रहें। ऐसे जगह पर स्थान चुनें जहाँ पर पानी जमता न हो या पानी बह करके जा करके उसमें घुसता न हो। दूसरा है पेड़ पत्ते चिड़िया बैठते हों और उसका गंदगी गिरता न हो। तीसरा कि उचित आकार का पिट होना चाहिए जिससे कि इस कार्य में और आपका जो मात्रा है वो सही पूरा हो सके। मुख्यतः 3 मीटर लंबा, 2 मीटर चौड़ा, 1 मीटर गहरा गड्ढा बनाएं। अगर पैसे हैं तो ऊंचा पीठ भी बना सकते हैं छेद युक्त इसी आकार के, या गड्ढे को सीमेंट ईंटे से पैक कर दें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वो हमेशा के लिए आपका जो सो संपत्ति बन जाएगा। और 15 दिन पर उसको उलटना ज़रूरी है ऊपर से नीचे तक, और पर्याप्त मात्रा में नमी जो है बरकरार रखना जरूरी है। राज्य के जो किसान पपीता का फल बाग लगाना चाहते हैं वे सितंबर से पौधा लगाने का काम शुरू कर सकते हैं। झारखंड में पपीता के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद पूसा ड्वार्फ या कुर्ग हनी ड्यू लगाएं। पपीता का पौधा लगाने के लिए 60 सेंटीमीटर लंबा, 60 सेंटीमीटर चौड़ा और 60 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा खोदें। इसमें कतारों के बीच 1.8 मीटर और पौधों के बीच भी 1.8 मीटर की दूरी रखें। बेहतर फलन के लिए उन्नत प्रभेद पूसा ड्वार्फ या कुर्ग हनी ड्यू लगाएं। इनकी उत्पादन क्षमता 30 से 150 फल प्रति पौधा है। राज्य के किसान मकई के भुट्टे से दाना छुड़ाने के लिए कृषि उपकरण
ट्यूबलर हैंड मेज शिलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 1 क्विंटल प्रतिदिन है। आज हम जानेंगे टमाटर फसल में रासायनिक दवा के बिना कैसे कीट नियंत्रित करें। जो किसान टमाटर फसल की खेती कर रहे हैं, वे विभिन्न कीटों के हमले को रोकने के लिए खेत में पक्षियों को बैठने के लिए पक्षी आश्रय स्थल बनाएं। पक्षी कीट पतंगों को मारकर खाते हैं, जिससे फसल कीटों से सुरक्षित रहती है। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाइयों, कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से एक योजना चलाई गई है जिसे गांव-गांव जाकर हमारे किसान भाइयों को प्रोत्साहित किया जा रहा है खेती किसानी करने के लिए, जिससे हमारे किसानों को काफ़ी लाभ मिल रहा है। कृषि विज्ञान आर्या परियोजना से और हमारे किसानों को कौन कौन से लाभ मिल रहे हैं और इससे हमारे किसान भाई किस हद तक पैसे कमा रहे हैं, जानने के लिए आइए देखते हैं ये फीचर। भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ 3 संयोग है। पहला, भारत एक कृषि प्रधान देश है। दूसरा, यह दुनिया की दूसरी बड़ी जनसंख्या वाला देश है। और तीसरा, यहाँ की जनसंख्या का बड़ा हिस्सा युवा है। बावजूद इसके कई कारणों से यहाँ के युवाओं को कृषि के प्रति लगाव लगातार कम हो रहा है। आर्या का फुल फॉर्म है अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर। आर्या प्रोजेक्ट आप एक तरह से कह सकते हैं आत्मनिर्भर भारत के लिए ही है। उसमें क्या है कि ऐसे युवक जो कि कहीं माइग्रेशन में चले जाते हैं, बीच में खेती छोड़ देते हैं, उनके साथ दिक्कतें हैं, उनको इस कार्यक्रम से जोड़ना। उसमें वर्ड 2 है अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग। सिर्फ उनको अट्रैक्ट ही नहीं करना है, उनको इस तरह से कृषि के उद्यम से जोड़ना है कि वो गांव में रहते हुए इस तरह का इनकम करें कि उनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस भी बढ़े और वो रहते हुए एक मॉडल के रूप में अपने आप को स्थापित करें कि लोग उसको देख के और भी लोग युवक जुड़े और अपना विकास करें। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा संचालित इस परियोजना में झारखंड में लाह उत्पादन एवं मूल्य संवर्धन, बकरी पालन एवं मधुमक्खी पालन जैसे उद्यमों को केंद्र बिंदु में रखा गया है। देखिए, जैसे आर्या ये प्रोग्राम इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा एक परियोजना है और शुरुआत में कुछ सेलेक्टेड कृषि विज्ञान केंद्रों के द्वारा शुरू किया गया और अभी अनाउंस हुआ है कि वो जितने भी देश में जितने भी कृषि विज्ञान केंद्र सभी जगह आर्या परियोजना चले जाएंगे। रही बात रांची जिला के है, तो रांची जिला के कृषि विज्ञान केंद्र में 3 उद्यम को हम लोगों ने लिया है जो प्राकृतिक संसाधन यहाँ पे उपलब्ध हैं। लाह है, बकरी पालन है और मधुमक्खी पालन। इन 3 चीज़ों को हम लोग टारगेट करते हुए इसमें हमको एंटरप्रेन्योर तैयार करने हैं और उसी के तहत हम लोग उनको सिर्फ प्रशिक्षण ही नहीं देते हैं, प्रशिक्षण देने के बाद जो भी क्रिटिकल इनपुट की जो गैप है जो उनको करने के लिए, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन हो, चाहे उससे रिलेटेड बी बॉक्स हो या बक हो अच्छा, या कुछ वैल्यू एडिशन की बात हो लाह में, तो वो सब चीज़ों को गैप को एनालाइज करके और फिर उस पर कार्य किया जाता है। मूलतः 18 से 40 वर्ष के युवाओं को इसमें प्राथमिकता दी गई है। ऐसे युवा जो कृषि कार्य के प्रति रुचि रखते हैं एवं कृषि को स्वरोजगार के साधन के रूप में अपनाना चाहते हैं, उन्हें न केवल प्रशिक्षण दिया जा रहा है बल्कि उन्हें आधारभूत संरचना की जानकारी और सुविधा मुहैया कराई जाती है। हम लोग 18 से 40 वर्ष के युवक को ही, पहला क्राइटेरिया ये कि 18 से 40 वर्ष के जो युवक हैं उनको ही इसमें सेलेक्ट किया जाता है और वैसे युवक की जो थोड़ा उस विषय में इंटरेस्ट लेते हों, थोड़ा प्रोग्रेसिव हों, थोड़े तेज हों,
उनका हम सिलेक्शन करते हैं। प्रथम चरण में क्या करते हैं कि उनको सेलेक्ट करके उनसे डिस्कशन करने के बाद हम लोग एक प्रशिक्षण आयोजित करते हैं। 5 दिन 7 दिन का प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है कि उसमें विषय के अलावा और बैंकिंग के द्वारा और भी एंटरप्रेन्योर बनने के लिए जो भी स्किल की ज़रूरत है सब प्रोवाइड किया जाता है। और स्किल प्रोवाइड करने के बाद फिर उसमें से फिर कुछ बच्चों युवकों को आइडेंटिफाई किया जाता है कि इनको बकरी पालन में अच्छा करेंगे, ये लाह में करेंगे, ये मधुमक्खी में करेंगे, और फिर उनके लिए जो चीज़ की आधारभूत की संरचना की ज़रूरत होती है वो आधारभूत संरचना दिया जाता है। विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध संसाधनों के अनुसार युवाओं को विभिन्न उद्यमों के लिए चुना जाता है। इन्हें अपने उत्पादों के मूल्य संवर्धन के लिए तकनीकी जानकारियां एवं सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। जैसे लाह का ही एक उदाहरण ले लिया जाए। लाह में हम लोग प्रशिक्षण तो दिए, लेकिन लाह के लिए होस्ट प्लांट भी चाहिए। तो पहले तो उस तरह का एरिया का सिलेक्शन किया जहाँ पे लाह के प्राकृतिक वृक्ष बहुत सारे, कुसुम हुआ या बेर हुआ, जिस एरिया में हैं उन्हीं तरफ के लोगों को सिलेक्ट किया गया और जो उनके पोषक वृक्ष का भी प्लांटेशन भी करवाए। और लाह में खेती तो किसान आप भी जानते हैं करते ही रहते हैं, लेकिन टेक्निकल नॉलेज के कारण उतना प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। उस गैप को मिटिगेट किया गया। और साथ में एक और बड़ी चीज़ उसमें किया गया, जैसे लाह में ही है तो हम लोगों ने वैल्यू एडिशन के तरफ गए। लाह का प्रोसेसिंग यूनिट गांव में, एक कमता गांव है, सिल्ली में पड़ता है, वहाँ पे हम लोगों ने एस्टेब्लिश किया है और इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। अब क्योंकि उत्पादन तो जब ये क्लस्टर में करते हैं, एक क्लस्टर में ग्रुप में करते हैं, तो उससे भी उनका इनकम बढ़ा और वैल्यू एडिशन से भी 15 से 20% उनका इनकम बढ़ गया। शैक्षणिक योग्यता इस परियोजना की आहर्ताओं में शामिल नहीं है। कृषि एवं पशुपालन के प्रति रुचि और प्रगतिशीलता की भावना के साथ युवा इससे जुड़ सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता नहीं है, उसमें शैक्षणिक योग्यता नहीं है। एज फैक्टर है कि थोड़ा यंग होना चाहिए, तो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी उनके में थोड़ी ज़्यादा होती है और युवक थोड़ा सा ज़्यादा ऊर्जावान होता है, तो इसलिए इसको युवक पे ही फोकस किया गया। क्योंकि आज के समय में देखा गया कि अधिकतर युवक ही मूव कर जा रहा है, माइग्रेट कर जा रहा है दूसरे शहरों में छोटे मोटे कार्य करने के लिए शहरों में, तो उनको ही रिटेन करने का इसका उद्देश्य है कि युवक ही गांव में रह के वो व्यापार करे, वो व्यवसाय करे, जिससे कि वो अपना आय अर्जित करे। उसका हम लोगों ने टारगेट रखा है कि कम से कम एक युवक साल भर में 2 लाख इनकम उसका होना चाहिए, जिससे कि उसकी जो बेसिक नीड है वो उसकी पूर्ति हो। तभी तो गांव में कम से कम 2 लाख हो, तब तो वो गांव में रुके। इसी के तहत हम लोगों ने इस वर्ष 96 युवकों को मधुमक्खी पालन, बकरी पालन और लाह पालन में ट्रेन नहीं किया, वो मॉडल भी एस्टेब्लिश हो गया गांव में, वो अच्छे से कार्य। वर्तमान समय में जब बेरोजगारी की समस्या मुंह बाएं खड़ी है, काम की तलाश में युवा देश के दूरस्थ हिस्सों में भटक रहे हैं। ऐसे में आर्य परियोजना युवाओं को अपने क्षेत्र में स्वरोजगार को स्वर्णिम अवसर प्रदान कर रहा है। युवा इससे जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करें। तो किसान भाइयों, हमारी दूसरी जानकारी है कि जो किसानों को अनाज भंडारण करने में दिक्कतें आ रही है, वो किसान गैर रासायनिक विधि द्वारा अनाज का भंडारण कर कैसे इस दिक्कत से निजात पा सकते हैं। जानने के लिए आइए देखते हैं ये फीचर। स्वस्थ बीज अच्छी फसल की पहली शर्त है। बीज प्राप्ति के कई स्रोत है, परंतु अमूमन किसान भाई अपने घर पर ही रखे बीजों का प्रयोग अगली खेती के लिए करते हैं। कई बार सही बीज भंडारण के अभाव में बीज क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे प्रदेश में, जो झारखंड प्रदेश है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो कि अपना खुद का रखा हुआ बीज इस्तेमाल करते हैं। बहुत ऐसी फसलें हैं जिसका बीज हर साल किसान भाई खरीद नहीं पाते हैं, जैसे कि दलहनी फसल हुआ, तिलहनी फसल हुआ, या मोटे अनाज की फसल जैसे कि मड़ुआ, मक्का, इन सब का बीज किसान भाई प्रत्येक वर्ष चेंज नहीं करते या नया खरीद कर नहीं लाते हैं, तो वो अपने पास जो भंडारित बीज होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसी स्थिति में बहुत बार किसान भाइयों को ये दिक्कत आती है कि बीज खराब हो जाते हैं। जब बुआई का समय आता है तो बीज में देखते हैं कि कीड़ा लग गया होता है, या बीज नमी की वजह से खराब हो जाते हैं, या किसी भी कारणवश बीज बुआई के लिए उपयुक्त नहीं हो पाता है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग किस प्रकार बीज का भंडारण करें जिससे कि उनका बीज भी सही हो, बुआई अच्छे से हो और स्वस्थ पौधे तैयार हो पाए। बीज के भंडारण के क्रम में बीज में नमी और भंडार गृह की आर्द्रता को ध्यान रखना आवश्यक है। ध्यान रहे कि बीज अच्छी तरह से सूखी हो और नमी 8% हो।
बीज को ऐसी जगह पे भंडारित करें जहां 80% से ज़्यादा आर्द्रता ना हो। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि बीज खराब होते क्यों हैं। बीज को प्रभावित करने के जो कारक हैं, जैसे कि हम लोग नमी, हवा, तापमान, ये 3 मुख्य कारण हैं जिसकी वजह से बीज खराब होते हैं। बीज हर साल हम लोग देखते हैं जितना हमारे देश में उत्पादन होता है उसका 10 से 12% बीज खराब हो जाते हैं क्योंकि उनका सही भंडारण नहीं हो पाता है। तो ऐसे कंडीशन में जैसे कि हमने बताया नमी एक मुख्य कारण होता है बीज खराब होने का। जब बीज को या अनाज को भंडारण के लिए हम लोग ले जाते हैं तो उस समय बीज अच्छे से सूखा होना चाहिए। उसमें जो नमी की मात्रा बताई जाती है वो 8% होनी चाहिए, यानी कि 8% होनी चाहिए। उससे ज़्यादा या कम उसमें नमी नहीं होना चाहिए। साथ ही जब हम लोग बात करते हैं किस जगह पे भंडारण किया जाना चाहिए, बीजों को कीट एवं चूहा से बचाएं। बीज का भंडारण आवासीय कमरों से दूर करें। बीज गृह पक्का हो और उसमें कोई छिद्र या दरार ना हो। बीज गृह पर किसी तरह की गंदगी ना हो। सबसे पहले जब बीज की रखने की बात आती है तो हमारे किसान भाई को ये ध्यान देना है कि बीज को हम लोग किस जगह पर रखें, किस स्थान पर रखें, भंडार गृह का चयन किस प्रकार करना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहला चीज़ है कि भंडार गृह ऐसा होना चाहिए जो कि बाकी आपके रहने वाले कमरों से अलग हो और अगर संभव हो तो जो घर पक्के का हो उसको भंडार गृह के लिए चयन करना चाहिए। भंडार गृह का चयन करते समय ये ध्यान दें कि उस घर में या उस रूम में किसी प्रकार का छिद्र या दरार दीवारों पर ना पड़ा हो। तो इसके लिए हम लोग सफाई करने की बात होती है। तो सफाई कैसे की जानी चाहिए भंडार गृह की? बीज भंडारित करने से पहले बीज गृह की अच्छी तरह से सफाई करें। इसके पश्चात नीम या करंज के तेल से भंडार गृह को उपचारित करें। भंडार गृह को अच्छे से बुहार के सफाई कर लें और सफाई करने के बाद इसको उपचारित करें। उपचारित करने के लिए क्या करते हैं, चूँकि हम लोग गैर रासायनिक विधि की बात कर रहे हैं तो ऐसे में जो नीम और करंज का मुख्य रोल होता है इसमें, और हम लोग जानते हैं कि हमारे झारखंड प्रदेश में करंज के पौधे काफ़ी ज़्यादा उपलब्ध हैं। करंज का वृक्ष हुआ या फिर सिंदुआर का पत्ता हुआ, ये सब हमारे यहाँ काफ़ी मात्रा में उपलब्ध हैं। तो किसान भाई बहुत आसानी से इन पत्तों का, इनके बीजों का उपयोग कर किफ़ायती भंडारण का काम कर सकते हैं। बीज की गुणवत्ता को बरकरार रखने के लिए भंडारण वाले पात्रों को भी उपचारित किया जाना चाहिए। पारंपरिक तौर पर बीज भंडारित करने वाले किसान बोरा या मोरा का इस्तेमाल करते हैं। बीज भंडारण करने से पहले बोरा या सीड बीन को कृषि वैज्ञानिक द्वारा सुझाए गए तरीकों से उपचारित करें। आप किस चीज़ का प्रयोग कर रहे हैं अनाज को भंडारित करने के लिए? तो बहुत किसान भाई बोरे का प्रयोग करते हैं। पहले के समय में हम लोग मोरा का या कोठिला, ये सब जो परंपरागत विधि से बनाए जाने वाले भंडारण पात्र थे उसका उपयोग करते थे। लेकिन अब का समय है जहाँ के लोग ज़्यादातर बोरे का इस्तेमाल करते हैं या सीड बीन का प्रयोग करते हैं, या अभी भी बहुत सारे किसान भाई हैं जो मोरे का भी उपयोग करते हैं। तो इन सारी चीज़ों का हम लोग उपयोग कर सकते हैं। अब जब भंडारण पात्र की बात आए या फिर बोरे की बात आए, जनरली जब बोरे में जब हम लोग बीज का भंडारण करते हैं तो वो पुराने बोरे का उपयोग ज़्यादातर करते हैं। तो पुराने बोरे को डायरेक्ट आप लोग यूज़ मत कीजिए, उसको उपचारित करके इस्तेमाल कीजिए। बोरों को उपचार करने के लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए सबसे पहले गर्म पानी कर लें। 50 डिग्री सेल्सियस पे पानी को उबालकर उसमें 25 मिनट के लिए सारे बोरों को भिगो दीजिए और उसके बाद उसे अच्छे से धूप में सुखाकर उसमें अनाज को भंडारित करें। एक यह विधि है। दूसरा, बोरे को उपचार करने की विधि एक दूसरी विधि है जिसमें नीम या करंज के तेल का उपयोग करते हैं। वही 10 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर उसमें 25 मिनट बोरे को भिगो दें और उसके बाद उसको छांव में बोरे को सुखाते हैं और सुखाकर उसमें अनाज को भंडारित करते हैं। बीज साग को उपचारित करने के लिए कई रासायनिक दवाइयाँ भी उपलब्ध हैं, लेकिन झारखंड में नीम, करंज और सिंदुआर के वृक्ष बड़े पैमाने पर उपलब्ध हैं, अतः इनका प्रयोग किफ़ायती भी और लाभकारी भी। तो ये थी हमारी आज की जानकारी। हमारी जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें हमारे इस पते पर लिख सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834001
और हमारा ये कार्यक्रम अगर आप हर दिन देखना चाहते हैं, किसी भी समय देखना चाहते हैं, तो यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से भी हमारा ये कार्यक्रम आप देख सकते हैं। तो जाते जाते हम आपसे इतना ज़रूर कहना चाहेंगे किसान भाइयों कि कोरोना काल चल रहा है, आप अपने चेहरे पर मास्क लगा कर रहें और खेतों में काम करें तो एक दूसरे से दूरियां बना कर रखें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए कृषि दर्शन की पूरी टीम को मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।